गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने कोड 1804 को लागू किया था, उसके क्या क्या ड्रॉबैक थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे हम मिड 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 1750 से 1815 तक पढ़ेंगे। तो 1750 से 1815 तक ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 1815 में नेपोलियन का राज ख़त्म हो गया था, इसलिए। ओके, यहाँ पे बात आती है नो नेशन स्टेट। ये नो नेशन स्टेट क्या होता है? इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट वो होता है जहाँ पे सेम लैंग्वेज होती है, सेम हिस्ट्री होती है, जहाँ पे सेम ट्रेडिशन, और जहाँ की गवर्नमेंट जो है एग्रीमेंट के साथ, जनता की एग्रीमेंट के साथ एक साथ ऐसे लोग रहते हैं, तो वो नेशन स्टेट होता है। लेकिन उस समय पे क्या था, यूरोप में नो नेशन स्टेट था। मीन्स हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लैंग्वेज के लोग रहते थे, उनके अलग अलग ट्रेडिशन थे, अलग अलग कल्चर था, बहुत सारे डिफ्रेंशिएटेड थे। तो इसलिए वहाँ पे नो नेशन स्टेट कहा गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कम्स फ्रॉम। नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये कहाँ से आया? तो उस समय अगर यूरोप की बात करें तो जो यूरोप था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। सबसे पहले था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि हाई क्लास, जो प्रॉस्परस है, जिनके पास लैंड भी था और जिनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो पहले देखते हैं एरिस्टोक्रेसी क्या होता है। तो एरिस्टोक्रेसी से वो लोग बिलोंग करते थे जो हाई क्लास के लोग थे, ठीक है। वो उनके पास लैंड ओइंग क्लास थी। मीन्स आपने देखा ना, जो रिच पर्सन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जो वो रिच पर्सन थे और उनके पास लैंड था। अब वो सारे के सारे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज को ना रॉयल या फिर रिच पर्सन की लैंग्वेज मानी जाती थी। वो सभी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और उनका ग्रुप जो है स्मॉल था, क्योंकि रिच लोग ज़्यादा तो होते नहीं हैं। अब वो आपस में कनेक्टेड थे। वो कैसे कनेक्टेड थे? क्योंकि उनकी फैमिली जो है आपस में मैरिज के थ्रू कनेक्ट थी, कि इनकी मैरिज उनके घर, आपको पता है ना, रिच पर्सन से ही मैरिज करते हैं। तो इस तरह से आपस में वो क्या थे, कनेक्टेड थे। और यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, वो जो थे रिच पर्सन के एक वे होता है कि लिविंग वे होता है, वो कैसे रहना है, कैसे बातें करना है, कैसे अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना है। तो इस तरह से वो यूनाइटेड थे। इसके बाद आया सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास पीजेंट्री यानी कि किसान वर्ग, जो क्या करते थे, मेजोरिटी में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उनकी मेजोरिटी थी, बहुत ज़्यादा थे। और वो लोग क्या करते थे, जो एरिस्टोक्रेसी थे उनके पास ज़मीन थी, तो उनकी ज़मीन का लुक आफ्टर करते थे, मीन्स देखभाल करते थे, उनमें खेती करते थे, उसको अनाज को उगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग करते थे। इसके बाद यूरोप में जो है फिर यूरोप में इंडस्ट्री आ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इससे इंडस्ट्री बढ़ी, इससे बिजनेसमैन बढ़े। तो इस तरह से एक थर्ड वर्ग का जन्म हुआ, मिडिल क्लास था। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, और जो वर्कर थे, मतलब जो अच्छे पद पे काम करते थे, जैसे टीचर, क्लर्क, डॉक्टर्स, ये सारे किससे बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास के लोग से बिलोंग करते थे। अब मिडिल क्लास में कैसे पर्सन थे? जो कि बिजनेस भी करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब अच्छे कमाने वाले भी थे। तो क्या थे, ये वेल एजुकेटेड भी थे और ये प्रॉस्परस भी थे। तो क्या होता था, तो मिडिल क्लास के लोगों को ही सबसे पहले ये आइडिया है, उन्होंने ही वो नेशन के बारे में, मिडिल क्लास ने ही नेशन यूनिट के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में सोचा। उनको एक्चुअली 2 आइडिया आया था। पहला जो था नेशन यूनिट, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जिनमें कॉमन कल्चर हो, ऐसे लोग एक साथ रहें जिनका कल्चर कॉमन हो, लैंग्वेज कॉमन हो, जिनका ट्रेडिशन कॉमन हो और जिनकी हिस्ट्री भी कॉमन हो, वो सारे लोग एक साथ रहें। और सेकंड उनका आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल मीन्स आज़ादी। इसमें क्या था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक बंदे की आज़ादी ये होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सब कोई बराबर होना चाहिए, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। और वहाँ जो पीपल रह रहे हैं उनकी एग्रीमेंट से सरकार बननी चाहिए, ना कि राजा महाराजा, ऐसे ना होना चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल एंड क्रिटिकल प्रिविलेज्ड, तो इसका मीन्स है क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो
ऑटोक्रेसी मीन्स राजा महाराजा में किसी एक बंदे का रूल है तो वो ख़त्म होना चाहिए। जैसे राजा महाराजा थे, वो राजा जो कहते थे वही होता था, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और क्लैरिकल प्रिविलेज मीन्स जैसे कि मंदिरों में चर्च में जो फादर वगैरह रहते थे और जो उनसे बिलोंग करते थे, ये लोग मेहनत नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से रहती थी। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट लोग थे और जो अदर लोग थे उनको डोनेट करते थे, डोनेशन देते थे, बहुत सारे उनके पास बहुत सारी लैंड हुआ करता था, तो वो उनकी लाइफ बिना मेहनत के, बिना किसी काम के बहुत मज़े से चलती थी। तो इन सारी चीज़ों पे बैन लगाना ये भी काम था। और वो चाहते थे कि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान बने और जो चुन के जाए, वोट दे करके जो लोग बंदे आगे आए वो गवर्नमेंट को बनाएं। अब इतनी सारी चीज़ें तो फ़ायदे वाली थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे 2 प्रॉब्लम थी। एक तो वो कि वहाँ पे जो आदमी जिनकी एज 21 से ज़्यादा थी, मतलब 21 साल से ज़्यादा थी, प्लस जो आदमी टैक्स देता था गवर्नमेंट को, सिर्फ वही वोट कर सकते थे। जो गरीब आदमी है वोट नहीं कर सकता था, प्लस कोई भी महिला वर्ग में से वुमेन जो है वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, महिलाओं को उन्होंने क्या करता, उन्होंने पुअर समझा था और उन्होंने उनको हमेशा क्या बोला था कि वो या तो अपने हस्बैंड या तो अपने फादर के अंडर ही रहेंगी, क्योंकि वो लोग वीक होती हैं। ओके, इसके बाद सेकंड था कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आयात निर्यात, अपने सामान को वहाँ से सामान ले जाना, वहाँ से लाना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम कैसे होती थी? क्योंकि हर जगह पे अलग अलग मुद्राएं चलती, पैसे चलते थे, और ऊपर से क्या होता था, जब भी सामान आप ले जाते थे तो सामान जो है उसके वेट के अकॉर्डिंग या उसके नाप के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स देना पड़ता था। अगर किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान लेके जाना था तो हर जगह क्या होता था, उसको नापा जाता था और उसके हिसाब से वहाँ की जो वैल्यू होती थी, वहाँ के जो पैसे होते थे उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम था ज़ोलवेरिन। तो ज़ोलवेरिन क्या था? इसको सबसे ये एक कस्टम कानून था। ठीक है, ये सबसे पहले पर्सिया ने स्टार्ट किया था अपने स्टेट में। उसके बाद क्या हुआ, अदर जो जर्मन स्टेट थे उन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, एबोलिस्ट ट्रेड बैरियर, जो हम सामान इधर उधर आयात निर्यात करते थे उसके बीच में जो बैरियर था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि और सेकंड क्या था, रिड्यूस नंबर ऑफ़ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। उसमें क्या होता था, 30 तरह की करेंसीज यूज़ होती थी, उन्होंने सारी करेंसी हटा के सिर्फ 2 तरह की करेंसीज रखी। मीन्स या तो ये करेंसी चलेगी या तो वो वाली करेंसी चलेगी। तो इससे क्या हुआ, जो भी सामान आयात और निर्यात हुआ ये बहुत ये चीज़ फ़ायदेमंद हो गई, ये इजी हो गई कि अब ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऊपर से नाप तोल का सेम रहता था कि जो नाप यहाँ है वही नाप अदर स्टेट में भी है, तो इसलिए नापने तोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो स्टूडेंट, ये वाली वीडियो सिर्फ यहीं तक, इसका नेक्स्ट जो है पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।